हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई एस्टेट की सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको नोटिफिकेशन के बारे में। अब ये वीडियो जो होने वाला है ये आपका पीवाईक्यू सीरीज विथ एनालिसिस के साथ होगा। और पहले हम ईवीएस 30 नंबर की और 30 नंबर की जो आपकी पेडागोजी या सीडीपी आती है उसको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल आंसर की के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर जो है वो 2023 का पेपर होने वाला है। आपका 2023 में जो एस्टेट हुआ था उसका ये पेपर है। 2023 का एस्टेट का पेपर है, किसका? सीडीपी का, बाल विकास का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को समझ गए तो आप आराम से कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं? अधिगम, लर्निंग, ठीक है। लर्निंग क्या है भाई? कुछ भी सीख के हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। मतलब अधिगम, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस। मतलब लर्निंग, हम जो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, और हमारे जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं उसको हम लर्निंग कहते हैं, या प्रैक्टिस करने से लर्निंग आती है। दूसरा कह रहा है अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग ओकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये कह रहा है कि जो लर्निंग है हमारा, जो हमारे पास एक्सपीरियंस होते रहते हैं, जो पास्ट के हैं और प्रेजेंट के जो एक्सपीरियंस होते रहते हैं, उसी का क्या है? आउटकम, ठीक है। उसी से हमारा अधिगम होता है। तीसरा कह रहा है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। भाई लर्निंग क्या है? हम जब कुछ सीख जाते हैं तो क्या उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये कह रहा है। चौथा क्या कह रहा है? आइए चौथे को देखते हैं, क्योंकि मैं ऊपर हो जा रहा हूँ। हाँ, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल, अधिगम जब हम मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी जब हमें आती है, हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं फिजिकली, मेंटली, हर तरह से, तो उसके कारण जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या उसको हम अधिगम कहते हैं? बताइए। अब आपके सामने है, आई होप सो। क्वेश्चन समझना है पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर टिक करना है, ठीक है। बेस्ट आंसर इसमें से चूज करना है। सारे आंसर क्लोज लगेंगे लेकिन हमें चूज करना है। बताओ पहले का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, जब मैच्योर हो जाते हैं हम, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर इसका सही हुआ आपको भी पता है, क्योंकि जब हम मैच्योर होते हैं धीरे धीरे, उसके बाद हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मैच्योरिटी होती है उसके कारण जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ऐसे ही हम अच्छे से क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे मेरे भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग? स्पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। सीखने में थकान नहीं होती। स्पेस मेथड ऑफ जो लर्निंग है इसमें सीखने में क्या थकान नहीं होती। दूसरा कह रहा है स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, मतलब मेमोरी ट्रेसेस नॉट कंसोलिडेट। तीसरा कह रहा है सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, मतलब सीखने में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। किसमें? विराम विधि में। मतलब विराम विधि का देखिए सीधा सा मतलब है, विराम विधि का मतलब समझ लीजिए कि जब भी कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ भी बोल के उस पर थोड़ा रुक के फिर पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? विराम विधि कहते हैं, ठीक है। स्पेस मेथड कहते हैं। चौथा है मानसिक ऊबता नहीं है, मतलब नो मेंटल बर्डन, मतलब हम मानसिक रूप से उबते नहीं है, बोर नहीं होते। बताओ कौन सा सही है, ठीक। बताओ कौन सा सही सेकंड का। बताओ मेरे भाई, सेकंड का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, सेकंड का सेकंड हो जाएगा। स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, मेमोरी ट्रेसेस नॉट कंसोलिडेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील सृजनशील होना चाहिए बच्चे की क्षमता का अवरुद्ध करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द टीचर ब्लॉक्स द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड? मतलब ऐसा कौन सा एक्ट है किसी टीचर का, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं, ऐसा मेरा कौन सा कार्य होगा जो किसी क्रिएटिव चाइल्ड के पोटेंशियल, उसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा या प्रिवेंट करेगा। बताओ बताओ। अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बिल्कुल इंकरेज करना चाहिए, ये तो ब्लॉक नहीं करेगा, उसके क्रिएटिव माइंड को डेवलप करेगा। इंकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब हुआ कि देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब किसी बॉक्स में, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, 5 + 4 कितना हो गया? 9 होता है। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके कई आंसर हो, ठीक है, कई तरीके से बच्चा आंसर दे सके।
दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, इंसिस्टेंस ऑफ कंफर्मिटी टू द आइडियाज ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे के विचारों पर, जो दूसरे के विचार है उस पर जोर देना, कि जो भी आप थॉट प्रोसेस है उसको कहना कि हाँ सही है, अच्छा कह रहे हो आप। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, बच्चों को फ्रीडम दे दो एक्सप्रेशन के, आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। चौथा है नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन फॉर इनोवेशन, बच्चा कुछ 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 नया करे हर बार, उसके लिए मोटिवेट करना। बताओ बताओ तीसरे का राइट आंसर बताओ कौन होगा? तीसरे का राइट आंसर बताओ मेरे भाई। बिल्कुल इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, दूसरों के विचार की अनुरूपता के लिए जोर। बिल्कुल जो बच्चा बोल रहा है, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने कहा कि बिल्कुल बहुत सही बताया बच्चे आपने, ये अच्छा है, मतलब उसको मोटिवेट करना, ठीक है, बच्चे को हमेशा गलत नहीं ठहरा देना। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही समझते हुए क्वेश्चन को चलेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एक्वायर्ड मोटिव्स, ठीक है, जो भी चीजें हम अर्जित करते हैं, ठीक है, मतलब मोटिवेट होके या मोटिव, जो भी हमारा मोटिव है उसको एक्वायर जो करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या कहता है, इसकी व्याख्या नहीं करता, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता? ये जन्मजात नहीं होते, दे आर नॉट इनेट, मतलब हमें पैदा जब होते हैं तभी से ऐसा होता है। वे सार्विक होते हैं, मतलब दे आर यूनिवर्सल, ये सभी जगह अप्लीकेबल होते हैं। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, दे आर नॉट एसेंशियल टू सर्वाइवल। वे अधिगम को प्रभावित करते हैं, दे अफेक्ट्स लर्निंग। बताओ बताओ मेरे भैया कि कौन सा कथन जो अर्जित, ठीक है, जो हम एक्वायर करते हैं, कुछ भी चीज जो हमारा मोटिव है एक्वायर करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसी जो स्टेटमेंट है जो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता? ठीक हम कुछ ना कुछ अर्जन करते रहते हैं, एक्वायर करते रहते हैं कहीं से, तो बिल्कुल बिल्कुल बताओ चौथे का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल चौथे का राइट आंसर आपका दूसरा हो जाता है, वे सार्विक होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, ठीक है। चलो पांचवा, किसी कार्य को संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मतलब द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ अ टास्क अफेक्ट द लर्निंग ऑफ दैट टास्क हु प्रोपाउंडेड दिस लॉ ऑफ लर्निंग। मतलब किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव, जैसे संतोषजनक का मतलब है कोई काम किया आपने और उससे आप सेटिस्फाई हो गए, उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। बिल्कुल भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे पढ़ाने के तरीके से सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल उस कार्य को मतलब प्रभावित जो कर रहा हूं मैं आपको कुछ ना कुछ तरीके से, या कुछ ना कुछ मेरे बोलने से, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो तभी तो आप सेटिस्फाइड होंगे। तो यह जो सीखने का नियम है ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया था? बताओ। पावलोव साहब दिए थे, थॉर्नडाइक साहब दिए थे, स्किनर या वॉटसन? बताओ पांचवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल किसने दिया था? थॉर्नडाइक, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? विच ट्रेनिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स? बताओ, मतलब जो ऐसे बच्चे जो 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 सुन नहीं सकते हैं भाई, इनमें से कौन सा ऐसा ऐसा शिक्षण अधिगम है उनके लिए आवश्यक नहीं है? बताओ। पोस्ट पठन, मतलब लिप रीडिंग बाय लिप, ऐसे कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है भाई, देख नहीं पा रहा है तो उसको मतलब सुन नहीं पा रहा है तो आप लिपसिंग करेंगे, ऐसा नहीं। साइन लैंग्वेज, आप उसको संकेत वाली चीजें दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड कह रहा है ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि तो जो देख नहीं सकता वो टच करके पढ़ता है। दी है गामक प्रशिक्षण, मतलब मोटर ट्रेनिंग। बताओ कौन सा सही है इसमें से? बताओ छठे का राइट आंसर बताओ मेरे भैया। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड? सी और डी। क्या सी और डी? इसका मतलब है ब्रेल लिपि से बच्चा कोई अगर नहीं हियरिंग इम्पेयर्ड है बच्चा है, जो जो क्या जो श्रवण बाधित मतलब सुन नहीं सकता, तो उसके लिए ब्रेल लिपि, ये तो देख सकता है, जो देख नहीं सकता उसके लिए है। और आपका डी गामक मोटर इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ ओष्ठ पठन से वो समझ सकता है, संकेत भाषा से उसको हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांट कर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? देखो कोई बच्चा है, कोई भी चैप्टर हुआ उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ता है, तो इस सीखने की कौन सी विधि है? बताओ। अ चाइल्ड हैज टू लर्न अ लेसन बाय डिवाइडिंग इट इन सेवरल सेक्शंस एज पर एज हिज कन्वीनियंस, व्हिच इज दिस मेथड ऑफ लर्निंग? बताओ। पूर्ण विधि है, होल मेथड है, अविराम विधि है, मास्ड मेथड है, अंश विधि है, पार्ट मेथड है, या प्रासंगिक विधि है, इंसिडेंटल मेथड है? बताओ कौन सी विधि इसको कहते हैं? सातवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, जहां पार्ट में किसी चीज को डिवाइड करके पढ़ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं अंश विधि, ठीक है, क्या पार्ट मेथड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
आई होप तो कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन से शिक्षण अधिगम व्यवहार रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी, मतलब विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम जिसमें सभी बच्चे पढ़ सके बैठ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे डिसेबल बच्चा हो, चाहे क्रिएटिव बच्चा हो, चाहे कोई बच्चा हो, ठीक है, मंदबुद्धि बालक हो, सब एक साथ पढ़े, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम। बताओ इसमें से जो इंक्लूसिव क्लासरूम होगा उनके लिए कौन सी क्लास, जो कक्षा, समावेशी कक्षा के लिए कौन सा जो मतलब शिक्षण अधिगम है वो इंपॉर्टेंट है, बताओ। बहुसंवेदी शिक्षण मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग, सहयोगी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग, साथी शिक्षण मतलब पीयर ट्यूटरिंग जो बच्चों अपने साथ में पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, दल शिक्षण टीम टीचिंग। बताओ कौन सा इसमें से राइट आंसर है, बताओ कौन सा ऐसा आंसर है इसमें से जो समावेशी कक्षा के लिए उसमें सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका चारों आयु। भाई बहुसंवेदी शिक्षण मल्टी सेंसरी टीचिंग भी अच्छी है। सहयोगी अधिगम बिल्कुल एक दूसरे के सहयोग से पढ़ सकते हैं। तीसरा है साथी अपने बच्चे अपने दोस्त यार के साथ सीख सकते हैं। दल मतलब ग्रुप टीम टीचिंग में, ठीक है, इसका राइट आंसर चारों हो जाएगा। चलिए 9वें पे चलते हैं। किस अधिगम नियोगिता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाव गए, मतलब इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड। बताना है आपको। भाषाई समझ के लिए प्रयास, एफर्ट्स फ्रॉम फॉर लिंग्विस्टिक कम्प्रिहेंशन, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास, डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीशिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। बताओ मतलब अगर भाषा के समझ के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम है, या वर्तनी सुधार के लिए अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो कौन सा, मतलब इसमें क्या होगा बताइए। किसी भाषा को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें क्या इसका राइट आंसर होगा, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 9वें का पहला हो जाएगा, क्या, डिसलेक्सिया, ठीक है, क्या डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, दिक्कत आती है भाई, हम भाषा को समझ नहीं पाते हैं और वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है भाई, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व का, देखिए वस्तु अस्थायित्व बिल्कुल जीन पियाजे ने दिया था भाई। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इन्होंने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने वस्तु अस्थायित्व की बात की थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी, किसने, जीन पियाजे ने, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। द इवेल्युएशन डन फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड, मतलब ऐसा इवेल्युएशन, ऐसा हमारा क्या इवेल्युएशन मूल्यांकन जो हमारे इंप्रूवमेंट के पर्पस के लिए किया गया, किसकी वजह से, फीडबैक लेके, जैसे मैंने आपसे फीडबैक लिया आपके इंप्रूवमेंट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं बताओ। इसको योगात्मक समेटिव बोलते हैं, डायग्नोस्टिक बोलते हैं, व्यवस्थानात्मक बोलते हैं, या निर्माणात्मक या रचनात्मक बोलते हैं, फॉर्मेटिव। बताओ 11 का राइट आंसर बताओ। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब आपसे फीडबैक लिख के आपके सुधार के लिए जो भी इंप्रूवमेंट या जो भी इवेल्युएशन हो उसको हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। बताओ इनमें से कौन सा एक बाह्य मोटिवेशन नहीं, एक्सट्रिंसिक मतलब जो हमें बाहर बाहर से मोटिवेट करे, अंदर से नहीं, इनर मोटिवेशन नहीं, जो बाहर, जैसे हमने किसी को देखा, ठीक है, जैसे हमने आपको टॉफी दी, हमने आपको गिफ्ट दिया, ये सब क्या है, बाहरी मोटिवेशन है। अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि, विश्राम, अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट, रेस्ट। बताओ 12 का राइट आंसर बताओ मेरे भैया। बिल्कुल इसमें से क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपका चौथा, विश्राम जो है ये बाहरी मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 13, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, भाई who coined the term mental age, mental age जो वर्ड है ये किसने दिया, बताओ। बिनेट ने दिया, स्टर्न ने दिया, टर्मन ने दिया, बेस्टल ने दिया, बताओ बताओ 13 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल किसने दिया, बिने ने दिया था, ठीक है, मेंटल मानसिक आयु जो अल्बर्ट बिने ने दिया था आपका, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए गैने से क्वेश्चन पूछा गया है। गैने के अधिनियम अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू गैने लर्निंग मॉडल विच टाइप्स ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कॉन्सेप्ट लर्निंग, मतलब इसमें से कौन सी लर्निंग रिक्वायर नहीं होगी कॉन्सेप्ट लर्निंग को सीखने के लिए, बताओ। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम। बताओ 14 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा,
नियम अधिगम हो जाएगा, क्या रूल लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15 में। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? बताओ इनमें से कौन सा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, बताओ। ये बुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया आपका। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, बिने साइमन परीक्षण, बिने का साइमन टेस्ट, या जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जलोटा का जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट? बताओ 15 का राइट आंसर बताओ। इनमें से कौन सा इंटेलिजेंट टेस्ट है जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है? ठीक है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल कौन सा है ये आपको बताना है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, क्या रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ दैट इज नॉन एज, मतलब जो ऐसा भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित करता है, खुद से बात करना, क्या कहलाता है? भाई बिल्कुल प्राइवेट स्पीच है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक भाषण, निजी भाषण, बाह्य भाषण, अंतःक्रिया भाषण, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच, इंटरैक्शन स्पीच। देखिए पियाजे से 2 क्वेश्चन, पियाजे वाइगोस्की, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा जल्द ही। आपकी हो सकता है आज ही से क्लासेस स्टार्ट कर दो इसकी, ताकि आपके जल्द से जल्द चीजों को करा सकूं। तो इसका राइट आंसर प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। खुद से बात करना मतलब प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जीन पियाजे जहां भी आए। कौन सा शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है? जब बच्चों को केंद्र में रखा जाए, मतलब बच्चा ही सब कुछ है। ठीक, और प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बताओ कि इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग मेथड है जो चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शामिल नहीं है? बताओ। प्रयोजना मतलब प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, भाषण स्पीच या लेक्चर कहते हैं जिसको, या प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल? बताओ 17 का बताओ। बिल्कुल 17 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर भाषण जो है वो भाई चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में नहीं दिया जाता। ठीक है, भाषण कैसे दिया जाता है? बस टीचर जहां टीचर सेंट्रिक मेथड होता है। ठीक है, टीचर बस अपना लेक्चर देता है, बच्चा सुना और जाए। 17 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर्स है जो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स को प्रभावित करता है? ठीक है, वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है। बताओ। शारीरिक संरचना, बुद्धि, अभिक्षमता या अभिवृत्ति, फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड? बताओ 18 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, जो एटीट्यूड है हमारा, ये हमारे हेरिडिटरी फैक्टर को ये हेरिडिटरी फैक्टर को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बाकी हाँ हमारी बुद्धि भी अफेक्ट करती है, शारीरिक संरचना भी हमारे हेरिडिटरी फैक्टर को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 पे चलते हैं। थार्नडाइक का के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? मतलब which type of motive was used to learn a specific behavior in Thorndike's learning experiment on cat? भाई एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो थार्नडाइक साहब थे, बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था एक विशिष्ट व्यवहार, एक स्पेसिफिक बिहेवियर को सीखने के लिए किस प्रकार का जो मोटिवेशन था उपयोग किए थे उन्होंने? बताओ। बायोलॉजिकल मोटिव था उनका, सामाजिक अभिप्रेरक था, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिव था, बाह्य अभिप्रेरक था या वातावरणीय? बिल्कुल भाई बताओ 19 का राइट आंसर बताओ। एक क्या था? बायोलॉजिकल मोटिव था उन्होंने। ठीक है, क्या बायोलॉजिकल मोटिव का उपयोग किया था। 20 में चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स? बताओ जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? बताओ कौन सी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए? त्वरण एसिलरेशन, रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए उनको, या वाचन अभ्यास, रीडिंग प्रैक्टिस या वाक उपचार स्पीच थेरेपी? बताओ 20 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई उनको एसिलरेट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको एसिलरेट करना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं और पढ़ने में भी अच्छे होते हैं प्रतिभाशाली बालक, उनके क्रिएटिव माइंड को डेवलप करने के लिए उनको एसिलरेट करना चाहिए हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन? बताओ जो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहार की विशेषता नहीं है, ये बताना है आपको। वो सहयोग करते हैं, सहानुभूति होती है उनके अंदर, परानुभूति होती है, या अहम केंद्रिता होता है? बताओ बताओ मेरे भैया।
कॉपरेशन, सिंपैथी, इम्पैथी या इगोसेंट्रिज्म। उत्तर बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, सामाजिक विशेषता बताना है आपको। 21 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल अहम केंद्रिता जो है, क्या इगोसेंट्रिज्म जो है ये हमारी उत्तर बाल्यावस्था की सामाजिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बताओ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, रिकॉग्निशन या क्रिटिकल, बताओ। 22 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, कैसा, जो रिकॉग्निशन क्वेश्चन होता है, प्रत्याभिज्ञानात्मक क्वेश्चन होता है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, चलिए पावलाव से क्वेश्चन पूछ लिया। फिर पावलाव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पावलाव्स लर्निंग थ्योरी, बताओ। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पावलाव्स लर्निंग थ्योरी। संप्रत्यात्मक, कॉन्सेप्चुअल, अनुबंधित, कंडीशन, सूझपूर्ण, इनसाइट, अनुकरणात्मक, इमिटेटिव, बताओ। पावलाव के अधिगम के अनुसार किस प्रकार का सीखना है, बताओ। बिल्कुल, क्या, अनुबंधित, कंडीशन लर्निंग। पावलाव साहब ने कंडीशन लर्निंग पर बल दिया था, तो ये कंडीशन लर्निंग मतलब कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, जीन पियाजे से समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम जेडपीडी कहते हैं। जैसे जब भी कोई, जैसे मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, और मान लीजिए हम बैठ तो जा रहे हैं, लेकिन पीछे से किसी ने सहारा दे दिया, जो ये सहारा का क्षेत्र होता है, इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, जब भी कोई हमारा सीनियर सिटीजन हमारी हेल्प करता है। जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉइन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट, बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल भाई, वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। 24 का बताइए, 24 का राइट आंसर बताइए। ये वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा फैक्टर्स है जो हमारी लर्निंग, हमारे सीखने की प्रक्रिया को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, बताओ। अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहना, विल पावर, हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो कुछ किसी चीज को सीखने की, मोटिवेशन, या हमारा थकान, फैटिक, बताओ। कौन सा नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता हमारी लर्निंग को, कौन सा फैक्टर है, बताओ। 25 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल भाई, थकान जो है इसको निगेटिव अफेक्ट नहीं करता हमारी लर्निंग को। ठीक है, चलिए 26 पे चलते हैं। जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है, बताओ। मतलब जब कोई मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बेस्ड ऑन द डिजायर टू बी डिक्लेयर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, देन व्हाट इज दिस मोरालिटी रिलेटेड विद, बताओ। 26 का राइट आंसर बताओ। व्यक्तिवाद एवं विनिमय, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, आज्ञाकारिता एवं दंड का, ये बताइए, सामाजिक अनुबंध का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का, या अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध का, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बताओ। बताओ कौन सा इसमें से सही है मेरे भैया। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, जहां भी आपको दिखे, जहां भी आपका दिखे वहां पे तुरंत चले जाना है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, मतलब गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, हो सकता है आज ही से स्टार्ट कर दो, पहले थियरी ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बताइए। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम, विकास की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होती है, आपको बताना है। गर्भाधान से परिपक्वता तक, कॉन्सेप्शन टू मैच्योरिटी, जन्म से परिपक्वता तक, बर्थ टू मैच्योरिटी, गर्भाधान से मृत्यु तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ, जन्म से मृत्यु। बिल्कुल भाई, जो विकास के आसान क्वेश्चन है, विकास की जो प्रक्रिया है जन्म से मृत्यु तक चलती है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज टू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, आगे चलते हैं, वॉर्म टू टॉम। चलिए 90 से 110 की जो के बीच में जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, जिसका आईक्यू होता है, उसकी कौन सी कैटेगरी में आता है, बताओ। एवरेज में आता है, औसत से कम आता है, औसत से अधिक आता है, श्रेष्ठ आता है, बताओ। एवरेज, बिलो एवरेज, एबव एवरेज, सुपेरियर, बताओ। 28 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, ये एवरेज बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम से संदर्भित नहीं करता। विच नेम ऑफ लेट चाइल्डहुड डज नॉट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बताओ। सामाजिकरण का जो प्रक्रिया है भाई, जो हमारे उसका जो हमारे दोस्तों का प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन में, उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता, बताइए। गैंग एज, एज ऑफ कंफर्मिटी, प्ले एज, ट्रांजिशनल एज, बताओ। संक्रमण आयु, खेल आयु, अनुरूपता की आयु, या दल आयु, बताओ। 29 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं संक्रमण आयु। ठीक है, ये नहीं करता है, क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब विकास डेवलपमेंट के को लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है आपको। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन पैटर्न होते हैं। डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, हम विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया इस एज में तुम कैसे होगे। चौथा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बताओ 30 का राइट आंसर बताओ। क्या पूछा है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस, विकास में प्रकारात्मक परिवर्तन होते हैं। डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सभी चिल्ड्रन एक समान पेस से बढ़ते हैं, विकास होता है उनका। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बताओ बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का विकास जो है एक समान होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर लिया 30 क्वेश्चन सीडीपी के। आपको अब ईवीएस के 30 क्वेश्चन मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही 2-2 4-4 वीडियो में डेली प्रैक्टिस के लिए डालूंगा ताकि कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। बाकी कैसा लगा वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ऐसे, और आपको क्लासेस भी आज से मिलने चालू हो जाएंगे सीडीपी की। जय हिंद, जय भारत।